तो इतिहास दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने इतिहास की नींव को समझा था। आज हम उन बुलंद साम्राज्यों की कहानी कहने जा रहे हैं जो उसी नींव पर खड़े हुए। जी हाँ, पाषाण काल और वैदिक काल की वो नींव, वो फाउंडेशनल एराज अब पूरे हो चुके हैं। अब इतिहास एक जबरदस्त करवट ले रहा है। ये वो दौर है जहाँ छोटे छोटे कबीले पीछे छूट जाएंगे और विशाल साम्राज्यों की गूंज सुनाई देगी। ये दौर है सत्ता का, कूटनीति का और उस गौरव का जिसे हम आज भी याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए युग को। ये वो समय था जब भारत की भूमि पर दो बिल्कुल अलग ताकतें एक साथ टकरा रही थीं। एक तरफ थी राज्यों के बीच सत्ता की लड़ाई और दूसरी तरफ चल रही थी विचारों की एक महान क्रांति। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा मैदान जहां 16 महाशक्तिशाली राज्य यानी महाजनपद एक दूसरे पर हावी होने के लिए लड़ रहे हैं। ये भारत का अपना गेम ऑफ थ्रोन्स था सचमुच। और इसी उथल-पुथल के बीच एक महाजनपद मगध धीरे धीरे एक विशाल अजगर की तरह सबको निगलने के लिए तैयार हो रहा था। और सोचिए, ये दौर कितना दिलचस्प था। एक तरफ दुनिया जीतने निकले सिकंदर की तलवारें भारत की सरजमी पर खून बहा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी धरती पर गौतम बुद्ध और महावीर अहिंसा परमो धर्मः का पाठ पढ़ा रहे थे। हिंसा और अहिंसा का ऐसा अद्भुत टकराव इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी अराजकता और संघर्ष के बीच से भारत का पहला महान साम्राज्य आखिर पैदा कैसे हुआ। यहीं से शुरू होती है मौर्य वंश की वो महागाथा जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक अपमान से। एक असाधारण बुद्धिमान ब्राह्मण चाणक्य, जिनका भरी सभा में अपमान होता है, और वो अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देंगे तब तक इसे नहीं बांधेंगे। और इस भीषण प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उनकी नजर पड़ती है एक साधारण से दिखने वाले बालक पर, चंद्रगुप्त, जिसमें उन्हें भविष्य के एक महान सम्राट की छवि दिखाई देती है। और फिर एक गुरु की असाधारण कूटनीति और एक शिष्य के अदम्य शौर्य ने मिलकर इतिहास रच दिया। उन्होंने न सिर्फ नंदवंश का विनाश किया, बल्कि बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर पहली बार अखंड भारत की नींव रखी। इसी मौर्य वंश में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसकी कहानी किसी भी फिल्म से ज्यादा नाटकीय है, अशोक। हम देखेंगे कि कैसे कलिंग के युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर एक क्रूर चंडाशोक शांति और धम्म का रास्ता अपनाने वाला धम्माशोक बन गया, एक अनख्वाएबल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। अशोक इतिहास के पहले राजा थे जिन्होंने पत्थर के खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवाकर सीधे अपनी प्रजा से, अपनी जनता से बात की। जरा सोचिए। अच्छा, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ? भारत की राजनैतिक एकता एक बार फिर से बिखर गई। इस दौर को अक्सर इतिहास में एक अंधकार युग के रूप में देखा जाता है, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? तो सवाल यही है, क्या ये सच में एक अंधकार युग था, या फिर पर्दे के पीछे व्यापार और समृद्धि का एक नया स्वर्णकाल पनप रहा था? हाँ, ये सच है कि इस समय भारत पर बाहर से लगातार हमले हुए। पहले यूनानी आए, फिर शक आए और फिर कुषाण। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये एक अस्थिरता का दौर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए। यही वो दौर था जब भारत ने दुनिया के सबसे अमीर व्यापार मार्ग सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया। रोम से सोना भारत की तरफ ऐसे बह रहा था जैसे कोई नदी हो, और यहीं से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। और हाँ, जब उत्तर में ये सब चल रहा था तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण भारत अपनी एक अलग ही शानदार कहानी लिख रहा था। ये समय था चोल, चेर और पांडे राजाओं का संगम काल। यहाँ वीरता की गाथाएं और तमिल भाषा का अद्भुत साहित्य रचा जा रहा था। हम पूरे भारत की कहानी को साथ लेके चलेंगे। और फिर आता है वो दौर जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान और संस्कृति अपनी बुलंदियों पर पहुंच गए। गुप्त साम्राज्य। इस दौर ने हमें क्या नहीं दिया? समुद्रगुप्त जैसा महान योद्धा जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, जिसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा।
विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, जिनमें कालिदास जैसे महाकवि थे। आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक जिसने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया। और यहीं से नागर शैली के भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। ये सच में एक सांस्कृतिक शिखर था। गुप्त साम्राज्य के बाद प्राचीन भारत की इस महान गाथा का जो अंतिम बड़ा अध्याय है, वो लिखते हैं सम्राट हर्षवर्धन। हम कन्नौज के लिए हुए संघर्ष को देखेंगे, चीनी यात्री हुएनसांग की यात्रा को समझेंगे और दुनिया की पहली महान यूनिवर्सिटी नालंदा के शिखर को भी देखेंगे। तो ये तो थी एक झलक, एक ट्रेलर। अब बात करते हैं उस वादे की जो हम इस पूरी श्रृंखला में पूरा करेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम 600 ईसा पूर्व से लेकर हर्षवर्धन के समय यानी 647 ईस्वी तक हर एक पहलू को पूरी तरह कवर करेंगे। सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि नक्शों के जरिए एक गहरा विश्लेषण करेंगे ताकि हर घटनाक्रम आपके दिमाग में छप जाए। ये विश्लेषण यूजीसी नेट और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी और सटीक साबित होगा। ये हमारा वादा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि नींव का काम खत्म हो चुका है। अब साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखने का समय है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, असली इतिहास अब शुरू होता है।